क्राइटेरिया कौन से थे किंगडम मोनेरा के लिए? वीडियो मोनेरा के 3 क्राइटेरिया कौन से थे? कौन से 3 क्राइटेरिया पे किंगडम मोनेरा बनी है? 5 किंगडम सिस्टम में कौन से 3 क्राइटेरिया जिसके ऊपर से ये बना किंगडम मोनेरा? बेसिक कैरेक्टर क्या रहेंगे? बेसिक 3 कैरेक्टर क्या रहेंगे इस किंगडम के? बताओ। के क्राइटेरिया है उसके हिसाब से किंगडम मोनेरा में कौन से क्या रहेगा? बेसिक कैरेक्टर क्या रहेगा किंगडम मोनेरा का? बताओ। हाँ, और यूनिसेल्यूलर। दूसरा कैरेक्टर 70s राइबोसोम, ठीक है। और 70s राइबोसोम कौन से सेल में रहता है? 70s राइबोसोम कौन से टाइप के सेल में रहेगा? ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ, हाँ दोनों है। और हाँ बराबर। और एक तीसरा तीसरा कैरेक्टर प्रोकैरियोट। दीज आर यूनिसेल्यूलर, प्रोकैरियोट, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है। ठीक है, सो नहीं, डेफिनेट स्ट्रक्चर इसमें नहीं रहता। हाँ ठीक है, पता है तुम लोगों को पहले। ओके, सो यूनिसेल्यूलर है, प्रोकैरियोट, एंड इट शोज द ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जितने भी किंगडम हैं इन सभी में बहुत 4 से 5 कैटेगरी है। उनमें से सबसे पहली आर्चीबैक्टीरिया। उनमें से सबसे पहली कैटेगरी या डिवीजन कहेंगे आर्चीबैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया जो है दे आर कॉल्ड एंशिएंट बैक्टीरिया। दे आर कॉल्ड एंशिएंट बैक्टीरिया, या जो सबसे पहले प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया किंगडम का जब इवोल्यूशन हुआ, ये जो स्टार्टिंग की प्रोसेस थी, तब जो बैक्टीरिया बने वो आर्चीबैक्टीरिया कहते हैं। और दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीमोफाइल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीमोफाइल्स। व्हाई? बिकॉज ये जितने भी बैक्टीरिया है ये हमेशा एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्चीबैक्टीरिया और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप lives in an extreme climate. Extreme कैसे? High temperature, that is thermophiles, which lives in high temperature. ठीक है, then sacrophiles, जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं। then thermoacidophile, ठीक है, जो हाई टेम्परेचर। एक मिनट, तो इसमें से सबसे पहले थर्मोपाइल्स जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर कैरी आउट कर रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इनकी रेंज रहती है लगभग अप टू, दे कैन लिव अप टू 113 डिग्री सेल्सियस। सैक्रोफाइल्स लिव बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर में रहते हैं। एंड थर्मो एसिडोफाइल्स जो है दे लिव इन हॉट स्प्रिंग, दे लिव इन हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स यानी क्या? हॉट स्प्रिंग्स यानी क्या? हाँ बताओ ना, पता है तो। केमिकल रिएक्शन, जियोथर्मल रिएक्शन की वजह से जहां पे गर्म पानी रहेगा वो। ठीक है, सो ये जो नेचुरली हॉट वाटर के जो स्प्रिंग्स रहते हैं, तालाब जिसको कहेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे? हॉट स्प्रिंग्स। तो इसमें टेम्परेचर भी ज्यादा है एंड दे हैव, एंड ये बैक्टीरिया जो है वो एसिडिक क्लाइमेट में भी रह सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स।
एंड देन मिथेनोजेंस, ठीक है, विच लिव इन मार्शी प्लेसेस और मार्शी लोकेशन, ठीक है। मार्शी हाँ, मार्शी प्लेसेस यानी क्या, जहां पे मिथेन का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है। सो इतने टाइप की डाइवर्सिटी रहती है आर्ची बैक्टीरिया में। अब यहाँ पे सभी के सभी क्लाइमेट जो है वो बहुत एक्सट्रीम है। जैसे नॉर्मल लिविंग सेल जो है वो इतना हाई टेम्परेचर रेजिस्ट नहीं कर पाएगी या मैनेज नहीं कर पाती, इतने लो टेम्परेचर पे भी जिंदा नहीं रह सकते, हॉट स्प्रिंग में सभी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते, और मीथेन का परसेंटेज अगर ज्यादा होगा तब भी वो लाइफ जो है इतनी सस्टेनेबल नहीं रहती, क्योंकि मीथेन का परसेंटेज जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है, उतना ऑक्सीजन का डिफ्यूजन और बाकी गैसेस का डिफ्यूजन के ऊपर उसका अफेक्ट पड़ेगा, और वो गैस हमारे लिए पॉइजनस भी। ओके, सो मतलब उतनी अच्छी नहीं है। सो दैट्स व्हाई दीज आर एक्सट्रीम क्लाइमेट, और ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेट में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं आर्चीबैक्टीरिया, इसीलिए उनको क्या बोला है, एक्सट्रीमोफाइल्स, इसीलिए उनको क्या बोला है, एक्सट्रीमोफाइल। अब यहाँ पे नॉर्मल जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर रहता है उनमें से मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर इनके पास रहते हैं, ठीक है। जैसे सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, देन एक बैक प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से रहते हैं बताओ, एक साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, हाँ बराबर है, और एक बाकी है बताया। ओके, सो इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहेगी ऑब्वियसली, और सेल इंक्लूजन्स बॉडी, जहां पे जो भी रिजर्व फूड मटेरियल रहता है वो एक क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सो इतनी सारी चीजें जो है वो एक बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट रहेगी। अब ये भी जो आर्ची बैक्टीरिया है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, बट दे लैक म्यूरिन, ठीक है। बैक्टीरियल सेल का कैरेक्टर क्या रहता है कि उनमें म्यूरिन प्रेजेंट रहता है, तो ये कंपाउंड आर्ची बैक्टीरिया में नहीं रहता, कहां पे, सेल वॉल में। और आर्ची बैक्टीरिया के जितने भी सेल है, एक तो वो रॉड शेप रहते हैं या फिर स्पाइरल शेप रहते हैं, शेप की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं रहती, दे आर आइदर रॉड और स्पाइरल शेप। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इनमें प्रेजेंट रहती है उनमें एक स्पेशल कंपाउंड रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स or possess special compound called isopranyl ether, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो भी स्ट्रक्चर है, जहां पे लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सभी चीजें प्रेजेंट रहेंगी। इन सभी चीजों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ और एक कंपाउंड एडिशनली प्रेजेंट रहता है, दैट इज आइसोप्रेनिल ईथर। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ आर्चीबैक्टीरिया। ये चीज हमेशा याद रखना कि ये टाइप का कंपाउंड या ये ईथर कंपाउंड जो है वो सिर्फ आर्चीबैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं रहेगा, सिर्फ इसी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है। और इट इज कंक्लूडेड और इट इज ऑब्जर्व दैट दिस आइसोप्रेनिल ईथर may give their extremophile nature। ये कंपाउंड का प्रेजेंस होने की वजह से वो इतना एक्सट्रीम एनवायरनमेंट टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली उसके पास 100% प्रूफ नहीं है कि इसी कंपाउंड की वजह से होगा, बट देयर इज अ ऑब्जर्वेशन दैट दिस कंपाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइट गिव देम देयर रेजिस्टेंस टू द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। ओके, इसके अलावा एंड हाँ, आइसोप्रेनिल ईथर ये प्रेजेंट है, एंड और एक अब इनके जो जीन्स है और इनके डीएनए के सीक्वेंस या मेटाबॉलिक पाथवे कहेंगे, सो देयर जीन्स एंड मेटाबॉलिक पाथवेज are closely resemble or they resembles to that of eukaryote। ठीक है, मतलब इनके कुछ जीन्स जो है और मेटाबॉलिक पाथवेज जो है उसमें से भी कुछ एंजाइम्स, ये सब चीजें जो है वो यूकैरियोट से मैच करती है, ठीक है। जनरली यूकैरियोट में यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में मेन डिफरेंस क्या रहता है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं रहेगी, यूकैरियोट में न्यूक्लियस रहती है। और डीएनए के साथ कौन सा प्रोटीन एसोसिएटेड रहता है यूकैरियोट में, हिस्टोन्स, बराबर। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में नहीं रहता है,
ठीक है, दैट इज बैक्टीरियल किंगडम में प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता, बट फिर भी उन ये डिफरेंस होने के बावजूद भी कुछ जीन्स और मेटाबॉलिक पाथवेज जो है वो मैच करते हैं किसके साथ, यूकैरियोट के साथ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फ्लैजेला। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स जो है इसके, इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा और कुछ एग्जाम्पल्स में नहीं रहता है। ठीक है, सो ये कैरेक्टर हुआ लोकोमोशन के बारे में। देन नेक्स्ट न्यूट्रिशन। मोस्ट ऑफ द आर्चीबैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ यानी क्या? कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन या जो भी रिएक्शन एक सेल के अंदर हो रही है उससे एनर्जी डिराइव करेंगे। फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन है, बट अगर फोटोसिंथेसिस के थ्रू कोई एनर्जी जनरेट कर रहा है तो अपन उसको फोटो ऑटोट्रॉफ बोलेंगे, उसको कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि एनर्जी उनको लाइट से मिल रही है। इनको एनर्जी किससे मिल रही है? केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि इतने एक्सट्रीम एनवायरमेंट में बाकी जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है वो नहीं रह सकते, क्योंकि क्लोरोफिल और बाकी क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलीन्स, ये सभी कंपाउंड में कुछ पिगमेंट्स जो है वो कंप्लीटली प्रोटीन से बनते हैं, कुछ पिगमेंट लिपिड से बनते हैं, और प्रोटीन और लिपिड जो है वो इतने हाई टेम्परेचर पे या इतने लो टेम्परेचर पे फंक्शनल नहीं रह पाते। ठीक है, हमेशा वो इतने हाई या इतने लो टेम्परेचर पे फंक्शनल नहीं रह पाते। दैट्स वाई most of the archibacteria are chemoautotroph. Most of the archibacteria are chemoautotroph. Okay. सो दूसरा इनका रेस्पिरेशन के बारे में, मोस्ट ऑफ देम आर एनारोबिक। ऑब्वियसली इतने एक्सट्रीम एनवायरमेंट में ऑक्सीजन उसका आजू बाजू में जो भी एयर रहेगी उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम डिफ्यूज होगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर अडॉप्टेड फॉर द एनारोबिक एनवायरमेंट। ओके, ये हुआ। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड रहती है, दैट इज बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, एंड और एक मेथड है हाँ बडिंग। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन यानी जो अपने नॉर्मल माइटोसिस की प्रोसेस रहती है, एक सेल से दो सेल जब बनेंगे तब उसको क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, अब इसको माइटोसिस क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि माइटोसिस का मीनिंग क्या होता है कि एक से दो सेल बन रहे हैं, बट वो दोनों सेल जो है वो टिश्यू एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। यहाँ पे एक यूनिसेल्युलर सेल पूरा ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सेल डिवीजन जब होता है तो सिर्फ सेल नहीं बन रहे हैं, दो नए ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली बन रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज ए बाइनरी फ्यूजन। दूसरा फ्रैगमेंटेशन, अगर यहाँ पे बहुत एक स्ट्रिंग ऑफ बैक्टीरियल आर्चीबैक्टीरिया में कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो होंगे जहां पे बहुत सारे सेल्स मिला के एक स्ट्रिंग बनती है, तो उस स्ट्रिंग में जब फ्रैगमेंटेशन होगा तो हर एक फ्रैगमेंट से नई बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप होगी। सो ये भी एक मेथड हुई रिप्रोडक्शन की। नहीं, रीजनरेशन नहीं होता, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें कोई एक्स्ट्रा ऐसे ऑर्गन्स नहीं रहते, मतलब अपने हाथ, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अपेंडेजेस है, हमारे हाथ पैर है या बाकी एनिमल्स में टेल रहती है, तो उसमें से अगर कोई पार्ट कट करने के बाद फिर से वैसा ही बनता है ओरिजिनल, तब उसको कहेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, या उसको अपन डायरेक्टली रीजनरेशन नहीं डिफाइन कर सकते, वो अपन हायर ऑर्गेनिज्म में डिफाइन करते हैं। ओके, ये हुआ। दूसरा, इनमें स्पोर्स नहीं बनते। स्पोर्स जो है एक डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है जो अनफेवरेबल कंडीशन को ये करने के लिए, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन को मैनेज करने के लिए डेवलप होता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आर्चीबैक्टीरिया हो, अगर सर्वाइवल के लिए इनफ रिसोर्सेस वहां पे नहीं है तो वहां पे स्पोर बनाया जाएगा, बट जनरली आर्चीबैक्टीरिया में स्पोर्स नहीं बनते। नॉर्मल बैक्टीरिया और फंगस जो है
उनमें अनफेवरेबल कंडीशन जब आएगी तब उनमें एक हार्ड स्ट्रक्चर बनता है, सेल में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होगा, उसकी वॉल बहुत थिक हो जाएगी और ये थिक वॉल और रिजर्व फूड मटेरियल की वजह से वो हार्श टाइम पीरियड जो है उसमें सर्वाइव हो जाता है। सो ऐसे जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको कहते हैं स्पोर, बट आर्चिबैक्टीरिया में जनरली स्पोर नहीं रहते। एंड दूसरा पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ठीक है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ओके, देन अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है? वैसे इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का कंपैरिजन करें किसके साथ, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के साथ, तो वो ज्यादा हायर रहेगा, क्योंकि ये सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिनका इवोल्यूशन हुआ और इसके बाद बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हुए उनका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और उनमें इवोल्यूशन होता गया। सो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पीसीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे वन ऑफ द एग्जाम्पल्स आर मिथेनोकॉकस, ठीक है, देन मिथेनोबैक्टीरियम, पायरोलोबस। अब ये जितने भी साइंटिफिक नेम है, ये जीनस के नेम है या स्पीसीज के नेम है? ये नाम जो लिखा है यहाँ पे, ये जीनस का नाम है या स्पीसीज का नाम है? सो ये जीनस का नाम है। दीज आर ऑल जेनेरा। व्हाई? बिकॉज इसका पहला लेटर कैसा है? कैपिटल। अगर इफ इट वाज फॉलोड बाय अ सेकंड वर्ड विच स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, देन वो स्पीसीज का नाम होता है। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल है किसके? जीनस के नाम है। मिथेनोकॉकस, मिथेनोबैक्टीरियम, पायरोलोबस एंड पायरोकॉकस और पायरोकोका। सो ये जितने भी एग्जाम्पल है किसके एग्जाम्पल है? आर्चिबैक्टीरिया के।